आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट के आसार मुस्तकबिल में क्या नुमायाँ होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस के अंदर सज़ा को कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया। अपीलें सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे और बेंच ने आज समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वफाकी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की अपीलें मंजूर कर लीं और फैसला सुनाए जाने के मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश थी। जब वो मरकज़ी क़यादत पेश थी तो वो इस ज़मन के अंदर वहाँ पे आमिर डोगर साहब जो थे उन्होंने रोस्टम पे आके बात की कि फ़ैसला आने के बाद कोई भी यहाँ पर नारेबाजी नहीं करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद और शानदाना गुलजार कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटियां भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने साइफर केस के फैसले के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए खुशी का दिन है। आज अवाम ने यह देखा है कि इंसाफ का अलम बुलंद हुआ है। और साथ में ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हो चुका है। ये याद रहे कि खुसूसी अदालत में ये केस चला था और खुसूसी अदालत के चलते हुए केस में साइफर में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। साइफर के मामले के हवाले से एक बार मैं फिर से ये आवाम को बता दूं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के मुरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश का एक बयानिया बनाया था, जिसमें इमरान खान साहब ने यह दावा किया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है, लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर साइफर को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी गई थी और उसके बाद इस केस को चलाया गया था। इसके अलावा साइफर से मुतल्लिक इमरान खान साहब और उनके जो साबिक सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनकी एक ऑडियो भी मंजर आम पे आई थी और ऑडियो लीक हुई थी और उसमें भी बहुत सारी बातें हुई कि क्या वज़ीर आज़म हाउस को बग किया जाता है। उस ऑडियो में इमरान खान साहब को ये कहते सुना गया था कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। उस ऑडियो को भी बुनियाद बनाया गया, इस केस का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद वफाकी काबीना ने इस मामले की जो तहकीकात थी वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सपोर्ट कर दी थी। आज़म खान साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वो वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब समझे जाते थे। पहले उनका एक बयान मंजर आम पे आया, उसी बयान को बुनियाद बना के सजाएं हुई, फिर उस बयान का एक सॉफ्ट जो स्टेटमेंट था वो मंजर आम पे आया जिससे उसकी मुताबिकत नहीं बनती थी। और इसके ऊपर अगर देखा जाए तो साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानियां देने की भी कोशिश की गई थी किसी हवाले से और अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई और जिनका मकसद सियासी फ़ायदा उठाना था। ये एक स्पेसिफिक तनाजुर के अंदर ये सारा कुछ हुआ। अब यही वो केस था जिसके अंदर हुकूमत वक्त जो इस वक्त मौजूद है इसने ये कहा कि इस पे आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए, यानी गद्दारी का मुकदमा भी इसके ऊपर आयद होना चाहिए। और इसके ऊपर एक बुनियाद बनाई गई और उसी बुनियाद को एक पूरा मंजरनामा बना दिया गया। मंजरनामे में जब तब्दील किया गया, आर्टिकल 6 की बातें हुई, गद्दारी के मुकदमात दायर करने की बातों के साथ साथ ये भी कहा गया कि झूठ बोला गया, फिर उसकी कभी बुनियाद कहा गया कि बुनियाद है, फिर कहा गया कि नहीं है, कभी ये कहा गया कि साइफर है, कभी ये कहा गया कि नहीं है। अदालतों के अंदर ये समातें होती रही और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचा है, अब आप ये देखें कि गुज़श्ता जो केसेस हैं उन केसेस के अंदर बर्रियत या जमानतें हो चुकी, जो बड़े मेजर केसेस थे उनके अंदर, सिवाय एक केस के वो जो अब इद्दत निकाह का केस है, जो आज फैसला ये हुआ है कि जो शाहरुख अर्जुमन साहब की तरफ से एक दरख्वास्त लिखी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वो केस जो है वो किसी दूसरे जज साहब को मुंतकिल कर दिया गया। ये अलग बात कि बहुत से कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि जब शहादतें कलमबंद हो चुकी हों और तमाम जो है कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी हो और फैसला महफूज किया जा चुका हो, तो फैसला महफूज होने के बाद अखलाकी तौर पे, वो कहते हैं अखलाकी तौर पे ये किसी और को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे कानूनी एतबार में कोई सुकम है या नहीं है ये अलग मामला है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ केस की समाअत बराह रास्त हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट जो था वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा था। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो थी वो तबीयत नासाजी के बायस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं थी।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जो थे वो फैसल सिद्दीकी साहब थे। वो रोस्टम पे आए इब्तदाई तौर पे, और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल अतमान खेल जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने इस मौके पर कहा कि यहाँ दो मुख्तलिफ दरखास्तें जो हैं वो अदालत के सामने हैं, जबकि एडवोकेट जनरल KP ने यह कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में हमारी हुकूमत के खिलाफ, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरखास्त दायर है, और पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अमल ना करने पे तौहीन अदालत की वो दरखास्त थी। सुप्रीम कोर्ट जो थी वो पहली समाअत पे पेशावर हाई कोर्ट के मुतल्लिक जो फैसला थी वो मुअत्तल कर चुकी थी। अब वो फैसला ही मुअत्तल हो चुका है तो तौहीन अदालत हम पे कैसे लगेगी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कमल शोजब साहिबा हैं वो भी आज अदालत में पेश थी। तो उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कमल शोजब ने फरीक बनने की एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फैसल सिद्दीकी को दलाइल मुकम्मल करने दें, फिर हम आपको भी सुनेंगे। मजमूई तौर पे अगर ये देखा जाए, जो इजाफी नशिस्तें थी या मखसूस नशिस्तें जिन्हें कहा जाता है, जो दूसरी पार्टीज को दे दी गई इजाफत के तौर पे, उसमें कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें बनती हैं और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें जो थी मुतनाज़ थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सवाल किया कि केस के अंदर फरीक मुखालिफ कौन है, बेनिफिशरी कौन थे जिन्हें फरीक बनाया गया, जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया कि जिन्हें इजाफी नशिस्तें दी गई वही बेनिफिशरी हैं, और मजमूई तौर पे ये 4, 5, 10, 15 नहीं 77 मुतनाज़ नशिस्तें हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा कि कौमी असम्बली की कितनी है और सूबाई असम्बली की कितनी है, तफसील दे दें। फैसल सिद्दीकी साहब ने फिर तफसीलन ये बताया कि सर कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हैं जो मुतनाज़ हैं। फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने यह भी बताया कि सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में 2 नशिस्तें जो हैं वो मुतनाज़ हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और दूसरी MQM पाकिस्तान की। जबकि पंजाब असम्बली की बात करें तो वहां पर 21 मुतनाज़ नशिस्तें हैं, जिसमें से 19 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली। अक़लियतों की एक मुतनाज़ नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। उन्होंने फिर ये बताया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 8 मुतनाज़ नशिस्तें थीं जो जमीयत उलमा इस्लाम को दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 5-5 नशिस्तें मिली। एक नशिस्त जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और एक अवामी नेशनल पार्टी को मिली। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो 3 अक़लियतों की मुतनाज़ नशिस्तें भी दूसरी जमातों को दे दी गई। अब उस 13 रुकनी बेंच में मौजूद जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने यह पूछा कि उन जमातों ने अपनी नशिस्तें कितनी जीती हैं, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने अदालत को तमाम जमातों की नशिस्त की तफसील बता दी। तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त की मुखालिफत कर दी। उन्होंने कहा जी कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं क्योंकि इनकी तरफ से पहले लिस्टें जमा नहीं करवाई गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने उन अपीलों की मुखालिफत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के वकील कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि आपकी जमात का पूरा नाम क्या है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि हमारी जमात का नाम है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। यानी वहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फे या जमीयत उलमा इस्लाम फे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने वहाँ पे सवाल किया कि अगर फर्ज करें आपकी जमात में से फे निकाल दें तो फिर उसकी क्या हैसियत होगी। कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये बताया कि पार्टी का अगर लीडर ही निकल जाए तो फिर पार्टी की हैसियत कोई नहीं रहती, फिर वो पार्टी नहीं है। चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब ने इस मौके पे सवाल ये किया कि अवामी नेशनल पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से क्या कोई है, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी साहब जो थे, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे, उन्होंने बताया कि अवामी नेशनल पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से कोई नहीं है। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने अदालत को ये भी बताया कि उम्मीदवारों ने एक सर्टिफिकेट लगाया था, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर यह कह दिया कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब बोले। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि किसी को खुद आज़ाद डिक्लेयर कर दे। जब पार्टी भी ये कह रही हो कि ये हमारा उम्मीदवार है, उम्मीदवार भी पार्टी को अपना कहे, तो फिर इलेक्शन कमीशन का उसके बाद क्या इख्तियार बनता है कि वो किसी को ये कह दे कि तुम आज़ाद हो और तुम पार्टी वाले हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा कि क्या बेनिफिशरी जमातों में से कोई अदालत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत करती है, क्योंकि जितनी जमातें बेनिफिशरी, अगर किसी को इजाफत में सीट मिल रही है तो क्या कोई हिमायत करेगी, जिस पर तमाम जमातों ने, कोई एक जमात भी नहीं थी जिसने अखलाकी तौर पे ये कहा कि नहीं जी हम इसकी हिमायत करते हैं जी, ये सीटें दे देनी चाहिए, हमारी नहीं बनती।
तमाम जमातों ने दरखास्त की मुखालिफत कर दी। काजी फाइज ईसा साहब ने उस पर रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सब इजाफी मिली हुई नशिस्तों को रखना चाहते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके के ऊपर रिमार्क्स दिए कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो सकते थे। बल्ले के निशान वाले फैसले पर अवाम को मिसगाइड किया गया था। आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। अब ये एक नई तशरीह मंजर आम पे आई है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है। अब इसकी बुनियाद के ऊपर जब ये वही बात कर रहे हैं कि ये उसमें भी शामिल हो सकते थे, तो वहां पर बात ये फिर इलेक्शन कमीशन से भी पूछी जाएगी कि उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, या फिर उस चीज को उस वक्त मुबहम रखा गया और मुबहम रख के अब उसे कैश करवाया जाएगा, अब उसके ऊपर बात की जाएगी। तो अब इस पूरे पैराए के अंदर एक साइफर केस वाला मामला और जहां पे दूसरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला है, और ये 77 नशिस्तें हैं और इसकी समाज जो है वो बराह रास्त नशर की जाएगी क्योंकि इसे मफाद आमा का मामला करार दिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डेवलपमेंट क्या होगी। अब आप पिछले केसेस को देखें तो सिवाय एक केस के जो ट्रांसफर होने वाला है, दीगर केसेस में जो बातें हो रही हैं उसमें बेनिफिशियरी कौन होगा, क्योंकि अभी जो बातें हो रही है उसमें बेनिफिशियरी जो है वो माजी करीब के लोग हैं, यानी माजी करीब के बेनिफिशियरी हैं। अभी हाल के अंदर क्या कोई बेनिफिशियरी है, और अगर हाल में नहीं है तो मुस्तकबिल करीब के अंदर बेनिफिशियरी कौन होगा, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ खान साहब के जो करीबी लोग रहे हैं, मिसाल के तौर पे एतजाज अहसन साहब, और एतजाज अहसन साहब को क्रेडिट ये कि पीटीआई के हक में भी बोलते रहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदा ना हुए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी क्रेडिट ये कि उन्होंने उनको अलहदा नहीं किया। एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को जल्दी जेल से बाहर आता नहीं देख रहा, उन्होंने अपने लिए खुद रुकावटें खड़े की हैं। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने मीडिया से बात की और एतजाज अहसन साहब ने कहा कि इंसान को कुछ नरम मिजाज होना चाहिए, ये नहीं कि इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। ये जो तर्ज अमल है ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान दे रहा है। उन्होंने कहा कि बात हर एक से करो, मानो किसी की भी ना। इमरान खान ने काफी सख्त पॉलिसी बना ली है और इसी पॉलिसी की वजह से वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो जल्दी जेल से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि वो अपने लिए खुद रुकावटें खड़ी करके एक हिसार के अंदर कैद हो चुके हैं। एतजाज अहसन साहब ने यह भी कहा कि ये जज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, ये जज आज़ाद हैं या ये जज हुकूमत के साथ हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो मामला है इसके ऊपर भी कुछ समझना चाहिए, कुछ देखना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने, और मेरा ख्याल है कि सदर जरदारी जो है वो बानी पीटीआई के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं, और बानी पीटीआई का मामला ये है कि हमने चोरों से नहीं मिलना। अब अगर एतजाज अहसन साहब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि पीछे कोई ना कोई प्लॉट एक बना है जिसकी बुनियाद के ऊपर यह बात हुई है कि आपको मुलाकात कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या इस मौके के ऊपर, कि जिस मौके पे अभी ताहाल रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है, तो क्या किसी तरफ से नरम गोशा अपनाया जाएगा? नशिस्तें अगर वापस मिल गई तो क्या वो जो एक मैंडेट है या वो जो एक नैरेटिव है कि किसी से बात नहीं करेंगे, क्या तब किसी से बात हो सकेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कुछ ही दिनों में मंजर आम पे आ जाएगा। तब तक लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।